आइए शुरुआत करते हैं। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक के बाद एक एफआईआर दर्ज करना परेशान कुन है। इसके लिए यूपी में दर्ज 5 एफआईआर में जुबैर के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। सीतापुर और दिल्ली में जमानत मिल चुकी है और फिर इसके बाद दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस मामले की अगली समाअत 20 जुलाई को होगी। तो आइए इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुशील पांडे। सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई को देखते हैं, इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे थे। सुशील, आपका खैर मकदम है। सुशील, जिस तरह से जुबैर को लेकर ये पूरा मामला चल रहा है, काफी दिनों से सुर्खियों में है, लगातार 5 एफआईआर दर्ज होती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बातें कही हैं। क्या कुछ टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने आज कही है जुबैर के केसेस को लेकर? जी देखिए जिलानी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2018 में ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर रहे हैं मोहम्मद जुबैर। उनके द्वारा एक फिल्म के एक क्लिप का ट्वीट किया गया जिसमें हनुमान से हनीमून होटल को किया गया था, जिसकी बात उन्होंने कही। हालांकि उनके इस ट्वीट का रिट्वीट भी किया गया, लेकिन 2018 में उनके ट्विटर पर एक शिकायत की गई, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि इस पूरे मामले में अब जो मल्टीपल एफआईआर उत्तर प्रदेश के राज्य में हुई है, जिसमें से टोटल 6 एफआईआर फिलहाल अभी तक उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। हालांकि जो एफआईआर एक उसमें दर्ज की गई है सीतापुर में, जिसमें ऑलरेडी फिलहाल मोहम्मद जुबैर को राहत मिल चुकी है, यानी कि उसमें प्रोटेक्शन उनको मिल चुका है। और जिस केस में 2018 में दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था, उस केस में भी पटियाला हाउस कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है। उनकी जो वकील हैं वृंदा ग्रोवर, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में जो 5 एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं, जिसमें से एक हाथरस में है, 2 लखीमपुर में है, एक गाजियाबाद में है, इन तमाम एफआईआर को क्लब करके उन्होंने उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करे। हालांकि आज उनके वकील के द्वारा सुबह चीफ जस्टिस की कोर्ट में यह मेंशन किया गया और यह कहा गया कि चूंकि लगातार उनको एक जिले से दूसरे जिले ले जाया जाता है जहां पर उनकी जान को खतरा है, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए। चूंकि जिस एफआईआर के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया, उसी एफआईआर के बिहाफ पर उत्तर प्रदेश में भी तमाम एफआईआर दर्ज किए गए हैं। सीतापुर में उनको प्रोटेक्शन मिला और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए हामी भरी। आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस बोपन्ना की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई करी। वृंदा ग्रोवर की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि चूंकि वो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और अपनी बातों को रखने की उन्हें आजादी है, और यही फिलहाल कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑब्जर्वेशन कोर्ट की तरफ से भी दिया गया था जब पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को जमानत दी और यह कहा गया कि आर्टिकल 19A में उनको यह इजाजत संविधान देता है कि वो अपने बातों को कह सकते हैं। हालांकि आज डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से जब इस पूरे मामले की सुनवाई की जा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जिस तरह मल्टीपल एफआईआर एक विवादित ट्वीट के मामले पर उनके ऊपर दर्ज की गई है, ये वाकई कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस दलील का विरोध किया गया और यह कहा गया कि मोहम्मद जुबैर पर विवादित ट्वीट का ही मामला नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ एफसीआरए के वायलेशन का भी मामला चल रहा है, जिसमें उन्हें फौरन से फंड मिला है, जिसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले में यूपी पुलिस की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि लगभग 56 लाख रुपए का फंड उनको सीरिया, पाकिस्तान और कराची से मिला है, दुबई से मिला है, जिसकी फिलहाल जांच अभी इस पूरे मामले में यूपी पुलिस कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में यह है कि जब पटियाला हाउस कोर्ट जिलानी इस मामले की सुनवाई कर रहा था तो एक बड़ा सवाल उन्होंने यूपी पुलिस से किया, माफ कीजिएगा दिल्ली पुलिस से सवाल किया था और यह कहा था कि जिन तमाम लोगों ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए, क्या उनसे पूछताछ किया गया? या इस पूरे मामले में जो गवाह हैं क्या उनके बयान को इसी मामले में ट्वीट पर यह भी पूछा गया था कि जो ट्वीट के जरिए एफआईआर हुई है, जिस ट्वीट को लेकर एफआईआर हुई है, वो ट्वीट गायब हो गया है ट्विटर हैंडल से। ठीक है। दूसरा, उस ट्विटर पर जो एफआईआर की गई थी, ना तो उसका बयान दर्ज है, ना आज तक वो अदालत आया, और फिर ट्विटर पर वो जो ट्विटर हैंडल है जिसके तहत एफआईआर हुई वो भी गायब है। तो अब सवाल उठ रहा है इस पूरे एफआईआर पर, जिस पूरा मामला जुबैर पर बन रहा है, एफआईआर करता ही गायब है, ट्विटर ही उस पर से गायब है, वो ट्वीट ही गायब है।
जी, यही एक बड़ा सवाल फिलहाल पटियाला ने किया भी था कि आखिर जो शिकायत करता है क्या उसके बयान को रिकॉर्ड पर लिया गया, क्या उसको फिलहाल पूछताछ के लिए बुलाया गया, जो शिकायत किया जिसमें उन्होंने कहा था कि सामाजिक जो वैमनस्य है या समाज में कहीं ना कहीं एक खंडन पैदा हो सकता है इस ट्वीट से, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल किया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा चूंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और जब जरूरत पड़ेगी तो वो उस पूरे प्रकरण को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी विवादित टिप्पणी की जाती है तो जो शिकायत करता होता है उसका बयान संबंधित एजेंसी जो जांच कर रही होती है वो सबसे पहले दर्ज करती है। लेकिन मोहम्मद जुबैर के केस में ऐसा नहीं हुआ है। मोहम्मद जुबैर के केस में दिल्ली पुलिस को ट्विटर पर एक शिकायत मिलती है और उस शिकायत को कॉग्निजेंस लेकर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी करते हैं। उसके बाद जब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो मोहम्मद जुबैर के जो डेटा हैं उनको फिलहाल क्लब किया जाता है, उनके लैपटॉप को लिया जाता है और ये दिल्ली पुलिस के द्वारा बताया जाता है कि जो लैपटॉप से उनको रिकॉर्ड पर लेना है या तमाम जो सबूत हैं वो मिटा दिए गए हैं। जिस फोन से ट्वीट किया गया था उस फोन के डेटा को डिलीट कर दिया गया है जिसको रिट्रीव करने की आवश्यकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल इस मामले में दिल्ली पुलिस के सामने यह था कि जो शिकायत करता है क्या उन शिकायतकर्ताओं के द्वारा किसी भी प्रकार से इनिशिएटिव दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया गया है या नहीं लिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से यह कहा गया कि चूंकि जिस एफसीआरए के वायलेशन की बात कही जा रही है वो फिलहाल ऑल्ट न्यूज का जो वेबसाइट है वो फिलहाल उसके दायरे में नहीं आता है। ऑल्ट न्यूज के वेबसाइट पर ही रोजर पे के द्वारा तमाम डिटेल सामने है और जो चंदा मिलता है वो 500, 1000 और बमुश्किल 10,000 रुपए का चंदा उसको मिला है। लेकिन इसकी जानकारी बाकायदा उनकी वेबसाइट पर है और जो भी चंदा फिलहाल उनको मिलता है उस चंदे का बाकायदा चंदा देने वालों का पैन कार्ड और वो जो सिटीजन्स होते हैं वो इंडियन सिटीजन्स होते हैं जिनकी पूरी जानकारी साझा की जाती है। रोजर पे ने इसकी जानकारी भी दिल्ली पुलिस को बाकायदा एक नोट के द्वारा दी। इन तमाम दलीलों को देखने के बाद ही कोर्ट ने फिलहाल मोहम्मद जुबैर को राहत दी और यही एक बड़ा सवाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। सुशील, जिस तरह से आपने इशारा किया है कि ऑल्ट न्यूज ने ये क्लियर किया था कि हमें सिर्फ इंडियन अकाउंट्स जो शहरी हैं, हिंदुस्तान के शहरी हैं वही और हिंदुस्तान के ही बैंक अकाउंट के जरिए उनको जो है वो चंदा दे सकते हैं, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो अब इस केस में क्या नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि ऑल्ट न्यूज की तरफ से सारी सफाई दे दी गई और जहां तक ट्वीट का मामला है, ट्वीट के मामले में थोड़ा मामला कमजोर पड़ता नजर आ रहा है क्योंकि न तो जिसने शिकायत की उसका बयान दर्ज है और ना ही वो ट्वीट वहां पर मौजूद है। अब इस केस पे आगे के नतायज क्या होंगे, क्या असरात हो सकते हैं, जानकारों का मानना क्या है? देखिए देखिए जिस तरह एफसीआरए के वायलेशन की बात जिस तरह दिल्ली पुलिस कर रही है जिलानी की 56 लाख रुपए उनके अकाउंट में आए हैं, जिसकी जानकारी ये पता चल रही है कि ये दुबई बेस कोई फिलहाल जानकार है जिसको फिलहाल दिल्ली पुलिस ने समन किया है और उसको बुलाया गया है। लेकिन उस वायलेशन का वो एफसीआरए का वायलेशन हुआ है या नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद का पार्ट है। दिल्ली पुलिस के हाथ अभी ऐसा कोई स्ट्रांग और सीधा एविडेंस ये नहीं लगा हुआ है, ऐसा कोई सीधा सबूत नहीं है जिससे ये पता चल पाए कि मोहम्मद जुबैर ने फिलहाल कोई ट्रांजैक्शन जो विदेश में कोई व्यक्ति रह रहा है उससे डायरेक्ट लिया गया हो। ऑल्ट न्यूज जो वेबसाइट है अगर उसको कोई चंदा देता है तो उसकी जानकारी फिलहाल वेबसाइट पर दर्ज है और उसकी जानकारी रोजर पे जो एक एप्लीकेशन है उन्होंने ऑलरेडी फिलहाल मुहैया करा दी है। लेकिन दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि कुछ ऐसे भी फिलहाल ट्रांजैक्शन जुबैर को लेकर किए गए हैं जो सीरिया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और कराची से लिंक को दिखाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई एविडेंस दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हुआ है जो लगभग 55 और 56 लाख के आसपास है, लेकिन उस ट्रांजैक्शन का लिंक फिलहाल नहीं मिल रहा है। मोहम्मद जुबैर चूंकि बहुत ही चालाक आदमी हैं, उन्होंने उस ट्रांजैक्शन के लिंक को मिटाया है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है और उसी लिंक को खंगालने के लिए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से समय मांगा था। लेकिन कोर्ट ने उनसे यह सवाल किया कि जिस ट्रांजैक्शन की आप बात कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन को लेकर अभी फिलहाल कोई भी स्ट्रांग एविडेंस दिल्ली पुलिस के पास नहीं है और जब तक इस पूरे मामले में किसी भी व्यक्ति को लेकर कोई स्ट्रांग एविडेंस अगर उसके खिलाफ नहीं है तो उसको हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। और बड़ी राहत कहीं पटियाला हाउस कोर्ट के जमानत मिल जाने के बाद मोहम्मद जुबैर के लिए
एक बड़ी राहत जरूर है जिलानी, क्योंकि जी। अब अगर 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा और जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है मोहम्मद जुबैर के मामले में, जी। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश सरकार को यह बताना पड़ेगा कि जो 5 एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं, उन एफआईआरों के स्टेटस क्या हैं, क्या जिन लोगों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या यूपी पुलिस जांच को लेकर आगे बढ़ रही है, क्या किसी ऐसे गवाह हैं जिनके बयान को दर्ज किया गया है, जिस फंडिंग की बात कही जा रही है कि फॉरेन से उनको फंड मिल रहा है, क्या उसके तार यूपी पुलिस जोड़ पा रही है कि क्या वाकई जिन देशों की बात कही जा रही है कि बाहर के मुल्कों से उन्हें फिलहाल पैसे मिले हैं, उसका लिंक स्टेब्लिश कर पाती है यूपी पुलिस या नहीं। ये तमाम जानकारी जब फिलहाल 20 जुलाई को सुनवाई होगी तभी साफ हो पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल बृंदा ग्रोवर जो मोहम्मद जुबैर की वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ये फिलहाल एक आदमी का हरासमेंट है कि एक एफआईआर में जिस व्यक्ति को जमानत मिल गई हो उसी मामले में 6 से 7 एफआईआर दर्ज कर दिए जाएं और उसको एक जिले से दूसरे जिले सिर्फ हरासमेंट के लिए कहीं ना कहीं घुमाया जाए, और ऐसे में मोहम्मद जुबैर की जान को खतरा भी हो सकता है। बहरहाल कोर्ट ने आज इस मामले में एक बड़ा आदेश जिलानी जारी किया और यह कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फर्दर हियरिंग नहीं करता है तब तक यूपी पुलिस कोई भी कार्रवाई को लेकर अब आगे नहीं बढ़ेगी। जी बिल्कुल, एक बड़ी राहत है, यूपी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। और दूसरा 20 जुलाई को जैसा कि आप कह रहे हैं समाप्त होगी इस पूरे मामले पर, और अब यूपी पुलिस को कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ी है पूरा स्टेटस इस केस का रखना पड़ेगा। और जैसा कि आपने उस लिंक की बात की है कि बाहर से फंड आया, उसको भी स्टैब्लिश करना पड़ेगा। और रही बात ट्विटर वाली, वो उसका बयान किस तरह से पुलिस कलमबंद करेगी, कैसा बयान सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा, क्योंकि ट्विटर पर ही वो सारी चीजें गायब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे थे हमारे नुमाइंदे सुशील तफसीलात बता रहे कि 20 जुलाई को फिर एक बार इस पर समाप्त होगी, जब तक यूपी पुलिस को इस पूरे मामले पर इस केस के स्टेटस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना है। आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र के वज़ीर आला शिंदे दिल्ली जाने वाले हैं। शिंदे आज रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र काबीना की तौसी और कलमदान की तकसीम से मुताल्लिक आला कमान से बातचीत होगी। 20 जुलाई को रियासत की काबीना में तौसी की जा सकती है। वहीं फडणवीस नागपुर जा रहे हैं और नागपुर से दिल्ली जा सकते हैं। तो आगे असेंबली का इजलास है, ऐसे में अब महाराष्ट्र की सरकार में वुज़रा की कमी, यानी कैबिनेट के मिनिस्टर्स नहीं है जो ताकि असेंबली में जवाब दे सकें। जैसा कि हमने भी पहले आपको बताया न्यूज़ 18 उर्दू पर कि 6 वुज़रा जो है दोनों पार्टियों के, यानी एकनाथ शिंदे के ग्रुप से और बीजेपी के ग्रुप से 6 वुज़रा सेलेक्ट होंगे ताकि आगे कार्रवाई में वो तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स जवाब दे सकें। वसीम अंसारी हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़ चुके हैं। वसीम, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब एक के बाद एक सियासी पड़ाव जो है आगे बढ़ रहा है, शिंदे दिल्ली जाएंगे, फडणवीस दिल्ली जाएंगे, कैबिनेट को आगे बढ़ाना है ताकि सरकार की तरफ से जो सवाल उठे हैं अपोजिशन की तरफ से वो जवाब देने के लिए कैबिनेट चाहिए, और जो कार्रवाई आगे बढ़ानी है उसके लिए भी कैबिनेट चाहिए। किस तरह की तैयारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की चल रही है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द उनकी जो कैबिनेट है वो पूरी हो जाए, लेकिन कई टेक्निकल अड़चने उनके सामने आ रही हैं क्योंकि 2 पार्टियां हैं और दोनों पार्टियों में सभी नेताओं को खुश करना इनके लिए काफ़ी अहम चुनौती होगी। जिस तरह से आज देर रात एकनाथ शिंदे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहीं नागपुर से देवेंद्र फडणवीस पहुंचेंगे दिल्ली, और देर रात ही उनकी बैठक होगी अमित शाह जी से। इस तरह की बातें सामने आ रही जेपी नड्डा से, क्योंकि मसौदा तैयार किया गया है खास करके कैबिनेट का किस तरह से होगा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। जो सबसे पहले 12 और मंत्रियों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जिसमें से 6 बीजेपी के मंत्री होंगे और 6 शिंदे गुट से मंत्री होंगे, यानी 12 लोग शपथ लेंगे। और उसके बाद जो मानसून अधिवेशन हो रहा है, इस मानसून अधिवेशन की डेट डिसाइड की जाएगी। अंदाज़ा था कि 18 जुलाई से बाकायदा मानसून सत्र शुरू होगा, लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और आज राष्ट्रपति चुनाव थे, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो
विधान सभा का सत्र था उसे आगे के लिए बढ़ाया गया है। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगले सप्ताह हो सकता है कि उसकी एक तारीख डिसाइड करके इस अधिवेशन की शुरुआत की जाए, लेकिन उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करना ज़रूर है, क्योंकि ये लगभग 2 सप्ताह अगर पूरा सत्र चलता है इस दौरान कई सवाल विपक्ष खड़े कर सकता है इसकी सरकार के सामने। अभी 2 वीक में एक भी मंत्रिमंडल की तरफ से कोई भी मंत्री नहीं लाया गया है, इस तरह के सवाल अब भी उठने लगे हैं। जिस तरह से देखा बाढ़ की स्थिति महाराष्ट्र के कई जिलों में, गढ़चिरौली, अमरावती, इन सब जो इलाके हैं वहाँ के हालात अब भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। पानी की वजह से किसानों का नुकसान हो रहा है और कई तरह की विपदा साफ तौर पे महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। और ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना कहीं ना कहीं दबाव बना है सरकार पर। एक तरफ सरकार पे ये दबाव है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, तो दूसरी तरफ पक्ष को, पार्टी को बढ़ाने के चक्कर में कई और भी नेतागण लगातार शिंदे ग्रुप के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से और भी आने वाले दिनों में मुश्किलें देखने वसीम, जैसा कि आप कह रहे हैं कि विस्तार होना है, आगे सरकार को अभी आगे बढ़ाना है। कैबिनेट के नामों को लेकर दिल्ली में सारी चीजें तय होंगी, फडणवीस भी जाएंगे और शिंदे तो आज रात जा ही रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 6 लोग जो है इसमें चेहरे 6 होंगे, जैसा कि शिंदे ग्रुप से होंगे, फिर बीजेपी के खेमे से 6 लोग होंगे। तो कौन से ऐसे 12 लोग हैं जो अभी दौड़ में हैं कैबिनेट में? देखिए, सबसे पहले अगर शिंदे ग्रुप की अगर बात करें तो जो मंत्री हैं, पहले भी उद्धव ठाकरे सरकार में वो मंत्री थे, गुलाबराव पाटिल हो और भी जैसे इससे पहले केसरकर जो भी उनके विधायक को प्रवक्ता बनाया शिंदे गुट का, वो बीजेपी और शिवसेना गवर्नमेंट के दौरान उनके पास राज्य मंत्री था, वो भी गृह मंत्रालय और अर्थव्यवस्था, यानी कि ये दोनों बड़े खाते थे उनके पास। तो ये 2 बड़े खाते उनके पास थे, तो एक तरफ एकनाथ शिंदे के लिए गुलाबराव पाटिल या फिर इसका केसरकर या फिर उदय सामंत या फिर जो राज्य मंत्री के तौर पर यहाँ पे शंभूराज देसाई जो गृह मंत्रालय उद्धव ठाकरे कार्यकाल में था वो, और साथ ही देखा गया है कि अब्दुल सत्तार, वो ऐसे कई बड़े नाम हैं जो उनके साथ गए, कृषि मंत्री दादा भूसे, ये 5-6 ऐसे नाम हैं जिन्हें कैबिनेट में सबसे पहले शामिल किया जाएगा। तो वहीं पे अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी बड़ी लिस्ट है, लेकिन सबसे पहले अगर बड़े नेताओं की बात करें तो गिरीश महाजन जो एक सबसे करीबी माने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस के, और बीजेपी में एक रणनीतिकार के तौर पे भी उन्हें देखा जाता है। तो वहीं पे दूसरे हैं सुधीर मुनगंटीवार जो इससे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल चुके हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके पास था, तो उन्हें भी इस मंत्रिमंडल में पहले मौका मिल सकता है। आशीष शेलार हो सकता है कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में देखने मिले एक बड़े नेता के तौर पे, क्योंकि एक तरफ चंद्रकांत पाटिल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल करना है। अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी है उससे त्याग दे सकते हैं, हो सकता है फिर उसके यहाँ पे आशीष शेलार का नाम आगे चल रहा है, उन्हें भी ये मौका मिल जाए। तो इन 2 बड़े नामों में से एक नाम ये भी हो सकते हैं। और साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि बावनकुले जो नागपुर से हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ ओबीसी समाज के लिए लगातार लड़ाई करते आए नजर आए हैं, तो उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जय कुमार रावल हैं जो इससे पहले भी देवेंद्र फडणवीस सरकार में थे। तो ये 5-6 ऐसे नाम हैं जिन्हें सबसे पहले मौका दिया जा सकता है। इनके नामों की जो सूची है वो लगभग तय हो चुकी है, बन चुकी है। सिर्फ जो दिल्ली के जो बड़े नेता हैं उनके साथ चर्चा करना है और इस दौरान उनके नामों पे मुहर लगाना है, इस तरह की एक सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी है। तो वसीम, जिस तरह से एकनाथ शिंदे आज रात दिल्ली जाएंगे और फडणवीस बताया जा रहा है कि वो पहले नागपुर जाएंगे, उसके बाद दिल्ली पहुंच सकते हैं, तो कैबिनेट के विस्तार के लिए नागपुर से वाया दिल्ली जाना, इसको कैसे देखा जा रहा है? क्या कुछ नागपुर में तय होना है, फिर दिल्ली में क्या तय होने वाला है? देखिए, हमेशा से नागपुर कहीं ना कहीं राजनीति का एक केंद्र बना रहा। खुद देवेंद्र फडणवीस नागपुर के रहने वाले हैं वहाँ के, और साथ ही संघ का मुख्य कार्यालय भी है। तो एक तौर पे ये भी देखा जा रहा है कि संघ के नेताओं के साथ भी अनुमति ले सकते हैं, या हो सकता है कि उन्होंने अनुमति ले ली। एक चीज़ ये है, और दूसरी कुछ चीज़ें ये है कि 20 जुलाई को बाकायदा कोर्ट में मामला है 16 विधायकों के निलंबन का सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ के जो वकील हैं बड़े, जिनके साथ भी चर्चा की जा सकती है कि किस तरह से
से उनकी रणनीति होगी, क्योंकि ये मामला जब 20 तारीख को आता है 16 विधायकों की सदस्यता को लेकर, तो उसमें एकनाथ शिंदे को छोड़ के कई और बड़े नाम भी शामिल है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान कोर्ट अगर उठा लेता है तो इस सरकार पर खतरा मंडरा सकता है। तो उसे भी किस तरह से कानूनी पहलू को आगे बढ़ाना है, इस पर भी इनकी चर्चा होगी। बेंच किस तरह से सुनवाई करेगी, इस पर भी चर्चा होने वाली है। और साथ ही मंत्रिमंडल को एक विस्तार के एक डेट फिक्स करनी है, क्योंकि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि 20 तारीख तक का होने की आशंका है, लेकिन ये उम्मीद अब जताई जा रही है कि 20 तारीख के बाद यानी 22 तारीख के बाद हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार हो, क्योंकि 21 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे वो सामने आने वाले हैं। उसके बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और अगले सप्ताह हो सकता है कि इस विस्तार के बाद मानसून सत्र का आयोजन किया जाए। जी वसीम, बीजेपी के लिए तो कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास एक सिस्टम है, सब कुछ दिल्ली से तय होगा। बीजेपी सदर, ठीक है, ये सारी चीजें तय करेंगे और यहां फडणवीस तो है ही देखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती एकनाथ शिंदे को के गुट को लेकर है। उनके पास जो नेता उनकी आवाज पर शिवसेना से बगावत कर उनके ग्रुप में आए हैं, तो वहां पर तमाम नेताओं को खुश तो नहीं किया जा सकता। तो कैबिनेट के अलावा उस बगावत करने वाले ग्रुप को क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि सबको पकड़ के रखना है एक जगह। देखिए, सबसे अहम है शिंदे ग्रुप को जो यहाँ पे पहुँचे हैं उन सभी को कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी देने का एक तरीका यहाँ पे सरकार की तरफ से निकाला जा सकता है। जो यहाँ के महामंडल है, जो बहुत सारे खाली हैं, उन महामंडलों में कुछ विधायकों की नियुक्ति की जा सकती है, क्योंकि जहाँ तक हमारे सूत्र बता रहे हैं बीजेपी एकनाथ शिंदे को 13 मंत्री पद का ऑफर कर रही है, जिसमें से 8 कैबिनेट हैं और बाकी के सारे राज्य मंत्री हैं। ये आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश एकनाथ शिंदे की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन कई विधायक ऐसे हैं जो एक उम्मीद के साथ उनके साथ आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें भी किसी न किसी तरह का फायदा मिले। तो कई महामंडल है जिस पर अब तक नियुक्ति पिछली गवर्नमेंट ने नहीं की थी, उन सभी मंडलों पे उनको कहीं ना कहीं मौका दिया जा सकता है। और साथ ही जिस तरह से देखा गया, अभी कुछ देर पहले जो खबर सामने आ रही थी, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 14 से ज़्यादा सांसद उन्होंने एकनाथ शिंदे से कांटेक्ट किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने उनसे बात की है। तो कहीं ना कहीं दिन ब दिन जो शिंदे ग्रुप है उनकी जो ताकत है महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से सीएम पद उन्होंने संभाला, इसके बाद जो शिवसेना के कई बड़े नेता हैं या फिर पदाधिकारी हैं वो धीरे धीरे शिंदे ग्रुप के साथ मिलते जा रहे हैं। तो एक तरफ शिंदे ग्रुप की ताकत बढ़ती जा रही है, तो वहीं पे दूसरी तरफ बीजेपी को शिंदे ग्रुप को संभालते हुए सरकार में चलना है, क्योंकि अनुभव के नाम पे 2 बार मंत्री रह चुके हैं एकनाथ शिंदे। और जिस तरह से संगठन के काम में वो काफ़ी मजबूत माने जाते हैं, जमीनी पकड़ उनमें काफ़ी मजबूत है। लेकिन एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को बीजेपी फॉलो करती है, वो शिंदे ग्रुप को अभी फिलहाल उस सिस्टम के साथ ही चलना होगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि कभी शिवसेना के नेताओं को अगर मंत्री पद फाइनल करना है तो उन्हें मातोश्री जाना पड़ता था, ना कि दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन अब एक ऐसी नौबत आई है कि दोनों ही दल एक दूसरे के सहयोगी दल बन के आए हैं और दोनों सिस्टम में सरकार में शामिल है। तो जो लिस्ट बनती है उस लिस्ट को फाइनल करने के लिए जो बीजेपी के आला नेता जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उनके साथ अनुमति ली जाती है। उनके मुहर होने के बाद ही आखिरी फैसला किया जाएगा कि कौन कौन इस पूरे मंत्रिमंडल में अगला चेहरा हो सकता है। जी वसीम, कब तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि लिस्ट तो महाराष्ट्र से बनकर जा रही है, फाइनल दिल्ली में होना है, तो कब तक उम्मीद की जा रही है कि ये चर्चा हो जाएगी और तस्वीर साफ हो जाएगी? देखिए, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार इसी सप्ताह के आखिरी तक हो सकता है। इसकी एक वजह ये भी है कि दबाव सरकार पर है। 14 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अब तक किसी भी तरीके से किसी भी मंत्री का एक शपथ नहीं हुई है, जिसकी वजह से काम का प्रेशर है। जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार पिछले कुछ दिनों से किसानों की अगर बात करें तो उनकी फसलें बर्बाद हुई है बारिश की वजह से, और कई तरह के नुकसान की भरपाई अब तक नहीं की गई है। कई जगहों पर सीएम और डीसीएम लगातार वहाँ मौजूद होते हैं, और जिस तरह से मुंबई की बारिश करें या आसपास के जो इलाके की बारिश करें, डिजास्टर के जो काम है, अगर हर इलाके हर जिले का अगर गार्डियन मिनिस्टर होता तो कम से कम ये जो काम बिल्कुल, इस वक्त महाराष्ट्र में सैलाब का असर है, सैलाब का कहर जारी है। ऐसे में मंत्रियों की बहुत जरूरत है ताकि रास्त तौर पर उसकी निगरानी की जा सके। एक तरफ सरकार के लिए अपने मसाइल हैं, लेकिन दूसरी तरफ आवाम के लिए यहां पर सैलाब के मसाइल। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, वसीम अंसारी हमारे नुमाइंदे ने कहा कि 20 तारीख तक
जो है इसमें तोसी हो सकती है। आज रात एकनाथ शिंदे दिल्ली में होंगे, फडणवीस भी दिल्ली जाएंगे और सब कुछ 12 लोगों की जिस तरह से बात हो रही है कि कैबिनेट बनाया जाएगा ताकि असेंबली में जवाब देने के लिए पूरा कैबिनेट मौजूद रह सके।